हेलो दोस्तों, आरएसए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मेरे साथ। गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आज हमारे 13वें नंबर की क्लास है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं जिनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले 12 क्लासें हो चुकी है, रिविजन भी अपन साथ के साथ कर ही रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो राजस्थान में मुख्य बांध हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बांधों से पूछे गए हैं उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा पहला, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? चंबल नदी पर कुल है 4 बांध। 4 बांधों में से जो एक बांध है, एक बांध वो है मध्य प्रदेश के अंदर, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश के अंदर, और जो बाकी 3 बांध है वो हैं राजस्थान के अंदर। गांधी सागर बांध ये एमपी में है, जो 3 बांध है वो हैं राजस्थान के अंदर। कौन कौन से हैं? एक तो राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। दूसरे का क्या नाम है? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर। और तीसरा बांध कौन सा है? ये है कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो चंबल नदी पर कुल बांधों की संख्या कितनी है? 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध है एमपी के अंदर और बाकी तीनों है राजस्थान के अंदर। राणा प्रताप सागर डैम है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर सागर कोटा के अंदर और कोटा बैराज कोटा के अंदर है। कोटा बैराज के बारे में आपको बता दें तो इसका जो कैचमेंट एरिया है वो सर्वाधिक है। कैचमेंट एरिया सर्वाधिक, कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। कौन से बांध का? कोटा बैराज का। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये जो बांध है उनको नदी प्रवाह की दिशा में अपन को सही बताना है। तो सबसे पहले कौन सा बांध आएगा? गांधी सागर बांध। ये कहाँ है स्थित है? एमपी के अंदर। इसके बाद आता है राणा प्रताप सागर बांध जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर आता है जवाहर सागर बांध, उसके बाद आता है कोटा बैराज। ये नदी प्रवाह के अनुसार बांधों का सही क्रम है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब है बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? जो राजमहल टोंक है, राजमहल टोंक वहाँ पर है बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध पर जो परियोजना चल रही है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन से बांध पर है? बिसलपुर बांध पर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना। ठीक है, बिसलपुर बांध पर है। और बिसलपुर बांध का जो निर्माण है कब से कब तक किया गया था? इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1987 के अंदर, और ये पूर्ण कब हुआ था? बिसलपुर बांध का निर्माण 1999 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा किस वर्ष में पूर्ण हुआ? 1999 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। बिसलपुर बांध जो है राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है, एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध, कंक्रीट से निर्मित बांध, कंक्रीट से निर्मित बांध। इसमें कितनी नदियाँ आकर मिलती हैं? 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है बिसलपुर नामक स्थान पर। ठीक है, 3 नदियाँ कौन कौन सी है एक बार जरूर बताएं आप, जिस पे मतलब बिसलपुर बांध जिनका निर्माण होता है कौन सी 3 नदियों के संगम पर होता है? नदियों का नाम है बनास, बनास। और दूसरी नदी कौन सी है? डाई। और तीसरी नदी है खारी। तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर राजमहल टोंक के अंदर बिसलपुर बांध बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नदी और बांध का कौन सा युग्म सही नहीं है? कोटारी नदी पर मेजा बांध स्थित है, एकदम सही है। मेजा बांध कोटारी नदी पर स्थित है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है राजमहल के अंदर। कोटारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है टोंक के अंदर। रावी व्यास नदी पर नौहर बांध स्थित है। और जो मोरेल नदी है उस पर पांचना बांध, पांचना बांध मोरेल नदी पर स्थित नहीं है, ये युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध है करौली जिले में, करौली जिले में मिट्टी से निर्मित ये बांध है। कौन सा बांध? पांचना बांध।
ठीक है। करौली जिले में स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? पांचना बांध। 5 नदियों के संगम पर स्थित है। 5 नदियों के संगम पर स्थित है पांचना बांध। ये नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं। करौली जिले में बांध स्थित है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? जो 5 नदियाँ हैं उनमें एक नदी है भद्रावती। भद्रावती नदी, ये नदी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भद्रावती नदी, इनमें पांचना बांध स्थित है करौली में। इसके अलावा जो 4 नदियाँ हैं वो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? अभी मैंने बताया मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में ये स्थित है, ठीक है। और जो मेजा बांध है उसकी जो पाल है उस पर मेजा पार्क की भी स्थापना की जा रही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनको सुमेलित हमें करना है। तो जो जवाहर सागर बांध है वो कहाँ स्थित है? जवाहर सागर बांध है कोटा के अंदर। अभी मैंने आपको बताया राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ के अंदर। दोनों बांध जो हैं वो चंबल नदी पर स्थित है। उम्मेद सागर बांध जो है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और जो बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में स्थित है माही नदी पर। तो क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में 2। कौन से में? ये। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो जनपद है जो पिछली कक्षा में भी अपन पढ़ चुके हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जनपदों से। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? जो योद्धे जनपद है, राजस्थान में योद्धे प्रदेश किसे कहते हैं एक बार बताइए आप। जो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर का कुछ क्षेत्र, गंगानगर और बीकानेर का जो कुछ क्षेत्र है उसे योद्धे प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो योद्धे जो जाति थी उन्होंने जो कुषाण हैं, कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया था। तो योद्धे प्रदेश के नाम से हनुमानगढ़ गंगानगर को जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 योद्धे, ठीक है। योद्धे जनपद सफल रहा था कुषाण शक्ति को नष्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था। जम्बुक रण, ठीक है। जम्बुक रण किस क्षेत्र को कहते थे? तो जो केशोराय पाटन है, केशोराय पाटन क्षेत्र कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में केशोराय पाटन है। इसे जम्बुक रण कहते थे। जम्बुक रण क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें रीछों की संख्या अधिक थी। प्राचीन काल में जो रीछ होते हैं, रीछों की संख्या अधिक होने के कारण इसे जम्बुक रण कहा जाता था। रीछों की संख्या अधिक। जो केशोराय पाटन है इसे और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है रंती देव पाटन। रंती देव पाटन के नाम से भी इसे जाना जाता है, रंती देव पाटन। और एक और नाम है इसका आश्रम पट्टन, ठीक है। आश्रम पट्टन नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम हुआ है कंप्यूटर अनुदेशक का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आश्रम पट्टन के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। केशोराय पाटन है उसे इस नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन काल है उसमें बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। कब की थी? 1465 के अंदर। 1465 में राव बीका ने इसकी स्थापना की थी बीकानेर की, ठीक है। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1465 में की थी। जांगल प्रदेश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और जो राती घाटी नामक जगह, एक और बता देते हैं, राती घाटी नामक जगह, राती घाटी, वहाँ पर जो बीकानेर है वहाँ उसकी स्थापना की गई थी बीका के द्वारा। उनका घर भी बीकानेर को कहा जाता है। उनका घर भी बीकानेर को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से थे? जो अर्जुनाइन जाति है उसके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत थे अलवर और भरतपुर प्रांत थे, ठीक है। अर्जुनाइन जाति के प्रभाव के अंदर अर्जुनाइन जाति अपनी विजय के लिए जानी जाती है।
अपनी वीजों के लिए जानी जाती है। जो विदेशी आक्रांता थे उनको इन्होंने पराजित किया था। वीजों के लिए जाने जाते हैं कौन सी जाति? अर्जुनायन जाति वीजों के लिए जानी जाती है। ठीक है, विदेशी आक्रांताओं को इन्होंने पराजित किया था और इनका संबंध है अलवर भरतपुर क्षेत्र से यानी मेवात क्षेत्र से। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो किस शहर में जयपुर क्षेत्र स्थित है? मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र है। यहाँ लिख देते हैं, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है? जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ है। ढूंढाड़ वाला क्षेत्र कौन सा है? ढूंढाड़ कहा जाता है जयपुर। जयपुर के अलावा सवाई माधोपुर और टोंक वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़। इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो बोली है ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र है जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक वाला। हाड़ौती प्रदेश कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसे हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा है वो इसी क्षेत्र में होती है, हाड़ौती प्रदेश के अंदर। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? ढूंढाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। विधानसभा और विधान परिषद से अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहले एक क्लास अपन इस पे ले चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो वो थी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी। कब बनी थी ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक? सन 1953 के अंदर। कहाँ से थी ये विधायक? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा में ये विधायक बनी थी। कौन? जो यशोदा देवी है वो। कब? 1953 के अंदर। ठीक है, इनके अलावा अपन बात करें जो कमला बेनीवाल है वो राजस्थान के अंदर प्रथम महिला मंत्री रहने वाली एकमात्र महिला है। प्रथम महिला मंत्री ऐसे लिख लेते हैं अपन, प्रथम महिला मंत्री। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला मंत्री रहने वाली महिला है कमला बेनीवाल। कब बनी थी ये मंत्री? कौन सी जो विधानसभा थी उसके अंदर ये मंत्री बनी थी? तो सन 1954 के अंदर पहली महिला बनने वाली मंत्री बनने वाली महिला थी कमला बेनीवाल। सुमित्रा सिंह के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान की विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। कब से कब तक सुमित्रा सिंह का कार्यकाल था? तो इनका कार्यकाल था सन 2003 से 2008 के अंदर। ये राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष रही थी। पहली महिला जो राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष थी कौन थी? सुमित्रा सिंह। तो इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर है यशोदा देवी। 1953 में बांसवाड़ा से विधायक रही थी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री रही थी, उनका नाम है कमला बेनीवाल। 1954 में ये मंत्री बनी थी। और जो सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान की विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। 2003 से 2008 के मध्य इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? इनमें से कौन है जो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? वो हैं लक्ष्मण सिंह। सन 1977 के अंदर जब छठवीं विधानसभा सन 1977 से कब तक थी? 1980 तक। तो इस समय पहली बार जनता पार्टी ने स्पष्ट जो बहुमत है वो प्राप्त किया था और अपनी सरकार बनाई थी छठवीं विधानसभा के अंदर। इस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। ये जनता पार्टी से थे। तो आपको ये सारी डिटेल याद रखनी है। छठवीं विधानसभा 1977 से 1980। आपको याद होगा कि 1977 से जो
1977 के अंदर दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार 1967, फिर दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992 से 93 के अंदर। ठीक है, तो इस समय जो विधानसभा के गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था। तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर, और पहली विधानसभा कार्यकाल था 1952 से 1957। इसके अंदर कुल विधानसभा की सीटें कितनी थी? 160 सीटें थी प्रथम विधानसभा के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो कांग्रेस है, कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को सीट प्राप्त हुई थी पहले विधानसभा चुनाव के अंदर 82 सीट, कांग्रेस की 82 सीट थी। इसके बाद जो राम राज्य परिषद है उसे मिली थी 24 सीट। ठीक है, और जो भारतीय जनसंघ है इसने कितनी सीटें जीती थी? 8 सीट। 8 सीट भारतीय जनसंघ के नाम थी। हिंदू महासभा को 2 सीट मिली थी प्रथम विधानसभा के अंदर। किसान मजदूर जो प्रजा पार्टी है उसे पहले विधानसभा में 1 सीट प्राप्त हुई थी, 1 सीट पर इन्होंने जीत प्राप्त की थी। और जो 35 सीट है वो निर्दलीय व्यक्तियों ने जीती थी। 35 सीट पर निर्दलीय व्यक्ति थे, निर्दलीय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है पहली विधानसभा के बारे में। 1952 से 1957 इसका कार्यकाल था। 160 कुल इसमें सीटें थी। कांग्रेस को 82 सीट मिली थी टोटल 160 में से। राम राज्य परिषद को 24 सीट, भारतीय जनसंघ को 8 सीट, हिंदू महासभा को 2 सीट, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 1 सीट और 35 सीट निर्दलीयों ने इसमें जीती थी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको पहली विधानसभा के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं है वो अधिकतम 6 मास तक मंत्री रह सकता है। मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी आप कहें, अधिकतम 6 मास तक रह सकता है। 6 मास के अंदर अंदर उस व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। 6 मास के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है, सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर वो सदस्यता लेने में विफल रहता है तो उसका जो मंत्री पद है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर हमारे को। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? तो कौन सी विधानसभा थी? मैंने भी आपको बताया, छठी विधानसभा। इसका कार्यकाल 1977 से 1980 तक छठी विधानसभा का कार्यकाल था। जो जनता पार्टी है उन्होंने इसमें स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल की थी जनता पार्टी ने, और अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो इस छठी विधानसभा के अंदर ही जो विधानसभा में सीटों की संख्या है 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? वही छठी विधानसभा के अंदर। अब लोकगीत और संगीत के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो कथक नृत्य है मैंने कल की क्लास में भी आपको पढ़ाया था, इसका आदिम घराना जयपुर घराने को कहा जाता है। और कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का फेमस है? उत्तर प्रदेश का ये फेमस है, यूपी का, यूपी उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य फेमस है। जो इसके जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं भानूजी महाराज। ठीक है, कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक भानूजी महाराज माने जाते हैं। और जयपुर प्रॉपर जयपुर घराने के, ये कथक के जयपुर घराने के हैं। और जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? मैंने आपको बताया था मनरंग। कल की क्लास में अपन पढ़े थे कि मनरंग जो हैं वो कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। भूपत खां नाम से भी इनको जाना जाता है, भूपत खां नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, जयपुर घराने से इनका संबंध है। और जो डागर घराना है, डागर घराना जो इसके जो संस्थापक है, प्रवर्तक है, वो कौन है? बेहराम खां डागर। ये डागर घराने के प्रवर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत
किस अवसर पर गाया जाता है? इंद्रोणी लोकगीत गाया जाता है जब महिलाएं जो हैं कुएं से पानी लेने जाती है। ठीक है, महिलाएं कुएं से पानी लेने जाते समय इंद्रोणी लोकगीत गाती है। बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जो जच्चा या होलार गीत जो है वो गाया जाता है जब बेटे के जन्म के समय बेटे का जन्म होता है, तब महिलाओं द्वारा। अब हम पढ़ते हैं, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उमर फारूक मेवाती हैं, इनका संबंध संगीत घराने से है। उमर फारूक मेवाती, ठीक है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? ये अलवर क्षेत्र से संबंधित हैं। अलवर क्षेत्र से इनका संबंध है, संगीत गायक से ये संबंधित है और ये प्रसिद्ध भपंग वादक हैं। भपंग वादक कौन है? उमर फारूक मेवाती प्रसिद्ध भपंग वादक है। राजस्थान के अंदर इनका नाम चलता है, अलवर क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोहरहारी डागोरी खंडारी का संबंध किससे है? तो जो गोहरहारी डागोरी और खंडारी हैं, इनका संबंध ध्रुपद गायकी से। ध्रुपद गायकी की जो शैली है उनमें से ये शामिल है। ध्रुपद गायकी की कुल 4 शैलियाँ हैं। 4 शैलियाँ हैं ध्रुपद गायकी की, जिनमें गोहरहारी डागोरी खंडारी का संबंध है ध्रुपद गायकी की शैलियों में। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं प्रमुख जो योजनाएं राजस्थान की उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है। जो राजस्थान निक्षय पोषण योजना है उनका संबंध है टीबी के मरीजों से। इस योजना के तहत सन 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अब, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? जो राजस्थान कबीर यात्रा है उनका संबंध गायन शैली से है। कबीर यात्रा किस किस के सहयोग से निकाली जाती है? तो जो राजस्थान पुलिस और राजस्थान की जो राजस्थान पर्यटन लोकायन संस्था है, राजस्थान पर्यटन लोकायन संस्था दोनों सामाजिक सद्भावना के लिए कबीर यात्रा निकालती है। सामाजिक सद्भावना के लिए प्रतिवर्ष जो कबीर यात्रा है वो निकालती है। तो इसका संबंध है गायन क्षेत्र से। क्वेश्चन है अब हमारा, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा और प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश के लिए जो आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है वो संस्था है एशियन विकास बैंक। और इस योजना जो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा योजना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो पश्चिम राजस्थान के अंदर विद्युत उत्पादन जो होता है उसे आसान बनाना है। क्वेश्चन है अब हमारा, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वन रक्षक एग्जाम 2022 से उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए राजस्थान सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राज संबल, ये पोर्टल राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। वन रक्षक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नया सवेरा कौन सी योजना है? नया सवेरा से पहले एक बार आपको रिवीजन करवा लेते हैं नवजीवन योजना के बारे में। नवजीवन योजना कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, कब की योजना है? सन 2009 से। जो अतकड़ शराब होती है, घरेलू शराब, उससे संबंधित है। उसमें जो शामिल लोग हैं उनको एक नया जीवन देने से संबंधित है नवजीवन योजना 2009 से। नया सवेरा जो योजना है ये कब की है? ये 2016 की है। मार्च 2016 की ये योजना है नया सवेरा। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति एक कार्यक्रम है। जो डोडा होता है, जो एक नशा होता है, उससे नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाया गया है नया सवेरा। जो इसमें शामिल लोग हैं उन्हें नया जीवन देने के लिए नया सवेरा एक कार्यक्रम चला है। तो नया सवेरा है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, सन 2016 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो अभियान है साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान कब चलाया गया था? 2016 के अंदर। और किसके सहयोग से? तो इसमें सहयोग है यूनिसेफ का। यूनिसेफ इसके अंदर सहयोग कर रहा है राजस्थान का। ठीक है, 2016 से प्रारंभ की गई है। तो
ऑप्शन की तरफ देखें कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसका लक्ष्य बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता उत्पन्न करने का है, ये एकदम सही है। बाल विवाह के खिलाफ संदेशों के नुक्कड़ नाटक अभियान गीत के माध्यम से अवगत कराता है, एकदम सही है। राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है। जो सांझी अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान, उसके अंदर ये इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 को हम देखें तो बाल विवाह के खिलाफ प्रचार अभियान रथ के माध्यम से 200 जयपुर की ग्राम पंचायतों में किया गया है, ये भी एकदम सही है। तो इसका जो गलत जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतने क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो भी डिटेल आपको दी जा रही है उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो तुरंत जाकर 1 से 12 तक की क्लासें देखें, उसके बाद इस क्लास को लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी जो वीडियोज़ आने वाली हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपन ने चला रखी है, ये थोड़ी लंबी सीरीज चलने वाली है। जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को अपन साथ लेकर चलेंगे और सभी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो और भी आगे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।